चार शर्मा हवेली में उस सुबह से जो बेचैनी शुरू हुई थी वह धीरे धीरे पूरे दिन घर के वातावरण में फैलती चली गई। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। आंगन में तुलसी का चौरा, बरामदे की पुरानी चारपाई और दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर। लेकिन इस घर के भीतर रहने वाले लोगों के मन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हवेली बेचने की बात जैसे किसी अदृश्य दरार की तरह हर रिश्ते के बीच उतर चुकी थी। सुबह का समय बीते बीते ये खबर गली मोहल्ले तक पहुंच गई। गांवों में बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। किसी ने किसी से सुना, फिर उसने किसी और को बताया और देखते देखते पूरे मोहल्ले में ये चर्चा होने लगी कि शर्मा जी के बड़े बेटे अमित ने हवेली बेचने की बात छेड़ दी है। दोपहर के समय जब सावित्री देवी आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थीं, तभी उनकी पड़ोसन लक्ष्मी चाची वहां आ पहुंची। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी उत्सुकता थी जो अक्सर गांव की औरतों के चेहरे पर तब दिखाई देती है जब उन्हें कोई नई खबर मिलती है। अरे बहन सावित्री, उन्होंने पास बैठते हुए कहा, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? हवेली बेचने की बात चल रही है क्या? सावित्री देवी के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर लक्ष्मी चाची की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान आ गई। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं बहन, उन्होंने धीरे से कहा, हर बात सच थोड़ी ही होती है। लेकिन उनकी आंखों की उदासी लक्ष्मी चाची से छुपी नहीं रह सकी। उन्होंने धीरे से सावित्री देवी का हाथ दबाया और कहा, देख बहन, हम तो बस इतना जानते हैं कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे मोहल्ले की पहचान है। अगर ये बिक गया तो जैसे एक दौर खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने जल्दी से पल्लू से आंखें पोंछ लीं। उधर घर के अंदर एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। पूजा को सुबह से ही लग रहा था कि कविता उसे ताने मार रही है। छोटी छोटी बातों में भी उसे अपने लिए कटाक्ष महसूस होने लगे थे। जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि कविता पहले ही खाना बना चुकी है। पूजा ने थोड़ा व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वाह, यहाँ तो सब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। शहर में तो नौकरों के बिना कुछ चलता ही नहीं। कविता ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। गांव में लोग अपने काम खुद करते हैं भाभी, यहाँ आदत भी वही बन जाती है। दोनों के बीच की ये बातचीत धीरे धीरे तकरार में बदलने लगी। आवाजें ऊंची होने लगीं। सावित्री देवी ने जब ये सुना तो तुरंत रसोई की तरफ दौड़ी। बस करो तुम दोनों, उन्होंने थोड़ा सख्त स्वर में कहा। घर में पहले ही इतना तनाव है, अब तुम लोग और आग मत लगाओ। दोनों बहुएं चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरों पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उधर बरामदे में बैठे रामनाथ जी ये सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें याद आया कि जब यह हवेली बन रही थी तब उन्होंने कितने सपने देखे थे। एक बड़ा परिवार जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें, जहां त्योहारों पर हंसी खुशी की आवाज गूंजे। लेकिन आज उसी हवेली के भीतर छोटे छोटे शब्द भी तीर की तरह लग रहे थे। शाम होने तक माहौल और भारी हो गया। तभी अचानक सावित्री देवी को चक्कर आ गया। वह आंगन में ही बैठी बैठी एक तरफ गिर पड़ी। घर में एकदम हड़कंप मच गया। रोहित दौड़कर आया, अमित भी घबरा गया और दोनों बहुएं तुरंत पानी लेकर आईं। रामनाथ जी की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उस पल पहली बार दोनों भाइयों को महसूस हुआ कि उनके झगड़ों के बीच सबसे ज्यादा तकलीफ उस मां को हो रही है जिसने हमेशा उन्हें एक साथ रखने की कोशिश की थी। और शायद यही वह क्षण था जब इस परिवार की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। एक ऐसा मोड़ जहां हर व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है। सावित्री देवी के अचानक गिर पड़ने से शर्मा हवेली के भीतर ऐसा हड़कंप मच गया था जैसा इस घर ने वर्षों से नहीं देखा था। कुछ ही क्षण पहले तक जहां आंगन में धीमी धीमी आवाजों में बातें हो रही थीं, वहीं अब हर तरफ घबराहट का भागदौड़ और चिंता का माहौल फैल गया था। रोहित तुरंत अपनी मां के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। अमित भी घबरा गया था। उसके चेहरे पर पहली बार वह कठोरता नहीं थी जो पिछले 2 दिनों से दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपनी मां का नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था, जैसे अचानक उसे एहसास हो गया हो कि उसकी कही हुई बातों ने उनकी हालत पर कितना गहरा असर डाला है। मां, मां आंखें खोलिए। रोहित की आवाज कांप रही थी। पूजा और कविता दोनों घबराकर इधर-उधर से पानी, दवा और पंखा लेकर आ गईं। रामनाथ जी अपनी लाठी के सहारे तेजी से आंगन तक आए। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
उम्र के इस पड़ाव पर वह जान चुके थे कि शरीर की कमजोरी और मन की पीड़ा जब एक साथ बढ़ जाए तो इंसान अचानक टूट भी सकता है। रोहित ने तुरंत गांव के कंपाउंडर को फोन किया और कुछ ही देर में डॉक्टर को भी बुलाने के लिए कह दिया। पूरे घर में एक बेचैनी फैल गई थी। सावित्री देवी धीरे धीरे होश में तो आ गई, लेकिन उनका चेहरा बहुत फीका पड़ चुका था। वह आंखें खोलकर सबको देख रही थीं, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर आ पहुंचे। उन्होंने सावित्री देवी की नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। घर के सभी लोग उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। इनकी उम्र में ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं होता। इन्हें आराम की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर का माहौल शांत रखा जाए। डॉक्टर की बात सुनकर रामनाथ जी ने धीरे से सिर झुका लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये बात सीधे उनके दिल पर आकर लगी हो। डॉक्टर ने दवाइयां लिखी और जाते जाते कहा कि सावित्री देवी को किसी भी तरह की चिंता से दूर रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ देर तक घर में गहरी चुप्पी छाई रही। सभी अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। उसी चुप्पी के बीच अचानक सावित्री देवी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग मेरे लिए चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक माँ की वही पुरानी ममता थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे। तुम दोनों भाई हो, उन्होंने धीरे धीरे कहा। अगर तुम दोनों ही आपस में लड़ोगे तो इस घर को कौन संभालेगा? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शायद और कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन थकान के कारण चुप हो गईं। उस पल अमित और रोहित दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। दोनों को महसूस हुआ कि पिछले 2 दिनों की बहस ने माँ को भीतर से बहुत दुखी कर दिया है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। शाम होते होते हवेली बेचने की बात पूरे गांव में चर्चा बन चुकी थी। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आजकल के बच्चों को पुराने घरों से कोई लगाव नहीं रहा, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद भाइयों के बीच बंटवारा होने वाला है। इसी बीच शाम को रामनाथ जी के बड़े भाई के बेटे रघुवीर भी हवेली पहुंच गए। उन्हें भी ये खबर मिल चुकी थी। उन्होंने आते ही बरामदे में बैठते हुए कहा, रामनाथ, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हवेली बेचने की बात हो रही है? रामनाथ जी ने धीमी आवाज में कहा, बस बच्चों के बीच थोड़ी बहस हो गई थी। रघुवीर ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, मैं बाहर का आदमी नहीं हूं। अगर परिवार में कोई फैसला होना है तो उसे सोच समझकर करना चाहिए। घर बेच देना कोई छोटी बात नहीं होती। उनकी बातें सुनकर अमित और रोहित दोनों वहीं आकर बैठ गए। अब पहली बार यह चर्चा पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने होने वाली थी। रघुवीर ने सीधे अमित की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम शहर में रहते हो, तुम्हारी अपनी जरूरतें होंगी, लेकिन ये भी सोचो कि यह घर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसमें तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत लगी है। अमित कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, चाचा, मैं घर की इज्जत समझता हूँ, लेकिन जिंदगी की जरूरतें भी तो देखनी पड़ती हैं। रोहित ने पहली बार थोड़ा तीखे स्वर में कहा, जरूरतें सबकी होती हैं भैया, लेकिन हर जरूरत के लिए घर बेचना जरूरी नहीं होता। दोनों भाइयों के बीच फिर वही तनाव लौट आया। बरामदे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। रामनाथ जी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक बहस नहीं है, बल्कि उस परिवार की परीक्षा है जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक जोड़कर रखा था, और शायद आने वाले दिनों में यह परीक्षा और कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब इस मामले में सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि समाज और रिश्तेदार भी शामिल होने लगे थे। शर्मा हवेली के बरामदे में उस शाम जो बातचीत शुरू हुई थी, उसने घर के हर सदस्य के मन में एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी थी। रघुवीर के सामने जब अमित और रोहित दोनों अपनी अपनी बात रख रहे थे, तब साफ दिखाई दे रहा था कि यह सिर्फ एक मकान बेचने का सवाल नहीं रहा था, बल्कि अब यह स्वाभिमान, जिम्मेदारी और रिश्तों की कसौटी बन चुका था। बरामदे के एक कोने में बैठे रामनाथ जी चुपचाप दोनों बेटों की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान उतर आई थी। उन्हें लग रहा था जैसे वर्षों से जिस परिवार को उन्होंने अपने हाथों से सींचा था, वह अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। रघुवीर ने कुछ देर तक दोनों भाइयों की बात सुनी, फिर धीरे से बोले, बात सिर्फ हवेली की नहीं है, बात यह है कि तुम दोनों भाई एक दूसरे को समझना बंद कर चुके हो।
उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उसी समय भी कमरे से सावित्री देवी की धीमी आवाज आई। कविता उन्हें सहारा देकर बरामदे तक ले आई थी। सावित्री देवी धीरे धीरे चलकर चारपाई के पास बैठ गई। उनका चेहरा अब भी कमजोर लग रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और बोली, तुम लोग मेरे सामने ही इस घर का फैसला कर लो, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि इस घर की असली कीमत क्या है। अमित और रोहित दोनों चुप हो गए। सावित्री देवी ने आगे कहा, अगर ये घर तुम्हें बोझ लगता है तो बेच दो, लेकिन एक बात याद रखना, घर बिकने के बाद सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, कई रिश्ते भी टूट जाते हैं। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बहुत साफ थे। उस पल पहली बार अमित के चेहरे पर पछतावे की झलक दिखाई दी। उसे याद आने लगा कि बचपन में इसी आंगन में उसकी माँ उसे पढ़ाया करती थी। इसी बरामदे में बैठकर उसके पिता ने उसे जिंदगी की पहली सीख दी थी। उधर रोहित की आंखें भी नम हो गई थीं। उसे लग रहा था कि अगर ये झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो शायद माँ पिताजी के दिल पर और गहरी चोट लगेगी। रघुवीर ने धीरे से कहा, फैसला जल्दबाजी में मत करो, 2 दिन सोचो, फिर बैठकर बात करना। उस रात पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। अमित अपने कमरे में देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में बार बार माँ की बातें घूम रही थीं। उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसने जल्दबाजी में ऐसी बात कह दी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। सुबह होते ही वह बरामदे में आया। रामनाथ जी पहले से ही वहां बैठे थे। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी, अगर मेरी वजह से घर में इतनी परेशानी हुई है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। रामनाथ जी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे हवेली से ज्यादा खुशी इस बात से होगी कि तुम दोनों भाई एक दूसरे का सम्मान करो। उसी समय रोहित भी वहां आ गया। उसने अमित की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया, घर रहेगा तो हम सब साथ रहेंगे, वरना शहर के बड़े बड़े मकान भी खाली लगते हैं। कुछ पल के लिए तीनों चुप खड़े रहे। फिर अचानक सावित्री देवी भी आंगन में आ गई। उन्होंने देखा कि दोनों बेटे एक साथ खड़े हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, राहत के आंसू थे। शर्मा हवेली की दीवारें उस सुबह जैसे फिर से सांस लेने लगीं, और शायद उसी दिन इस परिवार ने समझ लिया था कि घर की असली कीमत उसकी जमीन या दीवारों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में होती है जो उसे घर बनाते हैं।